एक साधारण परिवार में जन्म, एक लंबा संघर्ष, साधारण बालक का असाधारण ऊंचाई तक पहुंचना और देश के उपराष्ट्रपति बनना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की, जिनसे आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में और पद्म भूषण से सुशोभित होने पर बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। सर, पहला सवाल तो हम आपके प्रारंभिक जीवन पर पूछना चाहेंगे। आपका जो श्रीरंगपुरम गांव का जो सफ़र है, शुरुआती जीवन में गांव में बिजली नहीं थी, कुछ किलोमीटर आपको स्कूल जाना होता था, तो सर उस अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। अनुभव अच्छा हो गया, पैदल से स्कूल पहुंचना चल के जी, और बिजली नहीं है तो भी उसी ज़माने में पढ़ने का आदत, एक लांतरिन होता है ना जी, उसके नीचे, और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी बस व्यवस्था उस समय नहीं था, पैदल से जाना, नहीं तो कभी कभी बैलगाड़ी में बाकी लोगों के साथ चलना। ये अनुभव हो गया, अनुभव अच्छा हो गया। ग्रामीण इलाका में रहने के कारण से वहाँ का मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरा माँ मेरा 13वें महीने में 13th मंथ में देहांत हो गए, उनका डेथ हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो तब से लेकर मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उन लोगों ने मुझे वहाँ ले जाके, हमारा नेटिव प्लेस है चौटापालम, मगर श्रीरामपुरम मेरा माँ का और मेरा फादर का ससुराल का भी गांव है, और दोनों के गांव के बीच में केवल 2 किलोमीटर आना जाना तब से भी होता था। और स्कूल जाने के लिए भी पहले 4 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल में पढ़ के वापस आते थे। बिल्कुल एक लंबा संघर्ष प्राथमिक जीवन का रहा। सर, उसके अलावा मैं वीआर हाई स्कूल और वीआर कॉलेज की आपकी यादों को समझना चाहूँगा, क्योंकि उसका एक अहम योगदान है आपके सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में। तो वहाँ किस तरीके से जाना हुआ नेल्लौर, और उस वहाँ आप जो छात्र नेता की जो शुरुआत हुई छात्र नेता के तौर पर, उस सफ़र को हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मेरा गांव के आसपास में कोई कॉलेज का व्यवस्था नहीं था जी, इसलिए शहर माने जिला केंद्र नेल्लौर जी, वहाँ आना हुआ, और वहाँ वीआर हाई स्कूल, वेंकटगिरी राजा हाई स्कूल में मैंने प्रवेश लिया। और हाई स्कूल में पढ़ना और कबड्डी खो खो ऐसा खेल में मेरा ज़्यादा रुचि था, और वहाँ स्टूडेंट्स के साथ आपस में मिलना जुलना होते थे। उसी समय मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचय हो गया। कबड्डी खेलने के लिए हम लोग इधर उधर कबड्डी खेलते थे। एक मित्र ने कहा एक जगह है वहाँ हर एक दिन कुछ लोग मिलके कबड्डी खेलते हैं। उनको मालूम नहीं था वो आरएसएस का शाखा था। अच्छा, हम कबड्डी सीखने के लिए वहाँ गया। अच्छा। और इम्प्रूव करने के लिए तो वहाँ गए, तो वहाँ बच्चे लोग कबड्डी खेल रहे थे, और एक सज्जन वहाँ विजिल देकर उन सबको गाइड कर रहे थे अंपायर के रूप में, और वहाँ उनको मुख्य शिक्षक माने चीफ इंस्ट्रक्टर वहाँ का आरएसएस का उस रूप में वो काम कर रहे थे। हम वहाँ गए, वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। एक वरिष्ठ सज्जन ने हमको हमारा ओर देख के, क्या आप कबड्डी खेलना चाहते हैं? मैंने कहा कबड्डी खेलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ। मैंने कहा हम इसमें मेंबर नहीं है। वहाँ एक फ्लैग था, भगवा ध्वज काशाई सैफरन फ्लैग, और ये लोग खेल रहे थे। अंत में प्रार्थना, नमस्ते सदावत्सरे। वो नमस्ते सदावत्सरे क्या है, एक काशाई भगवत ध्वज क्या है, आरएसएस क्या है, कुछ मालूम नहीं था। हम केवल कबड्डी खेलने के लिए, देखने के लिए गया। फिर उसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे समझ में आया ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन में। अनुशासन, ये नेल्लौर की ही बात है, नेल्लौर वीआर स्कूल उसी समय में अनुशासन, समय पालना और सामाजिक चिंतना, स्पृह, सोशल अवेयरनेस, देशभक्ति बड़ा शब्द है, फिर भी उस समय भारत माता के जय, भारत माता क्या होता है, अनेक विषयों में आरएसएस शाखा में वहाँ बौद्धिक के रूप में, भाषण के रूप में सुनने के अवसर मिलते थे।
धीरे धीरे संघ क्या है, संघ का नीति क्या है, संगठन के बारे में, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के बारे में हम जानकारी मिला और रुचि भी बढ़ गया। और हिंदू हम सब एक होना चाहिए, राष्ट्र भाव का भाव जग गया। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये भी नारा हम वहाँ से सीखा। और उस स्कूल में पढ़ते समय एक दिन मुझे बताया एक यहाँ विद्यार्थी परिषद का एक छात्र संगठन है, उस मीटिंग में भी बुलाया, हम गए, देखा, अच्छा भाषण कर रहे थे हम लोग। और एक दो बार ऐसा प्रोग्राम में जाने के बाद ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या होता है वो भी समझ लिया। फिर ABVP में मेंबर बन गया। फिर वहाँ से हाई स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज में VR कॉलेज, वेंकटगिरी राजास कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, BA तेलुगु हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब्जेक्ट लेके। उस समय एक घटना हुआ, दैट वाज द रियल टर्निंग पॉइंट। उस समय हम लोग शाम को मेन रोड में, ट्रंक रोड में बच्चे सब लोग इकट्ठा होकर आपस में बातचीत करना, इधर उधर चिट-चाट करना वगैरह करते थे। उस समय एक लड़का भाग के आया और बताया हमारा एक छात्र को यहाँ एक सिनेमा हॉल में, वो सिनेमा हॉल का ओनर ने उनको पिटाया। तो हम लोग सब लोग मिलकर गए वहाँ, और थिएटर ओनर ने वो थिएटर गेट क्लोज किया। उसमें एक सिनेमा चल रही थी, अवे कल्लू। वो समय एक ज़माना में एक पावरफुल हीरो, तेलुगु पॉपुलर हीरो कृष्णा, उनका सिनेमा था वो। तो वहाँ गए हम लोग, तो गेट बंद था, हमको अलाउ नहीं किया। बाद में मालूम पड़ा हमारा छात्र एक सेकंड शो सिनेमा के लिए गया, वो क्यू में था टिकट के लिए, मगर पीछे का लोग दखलने के कारण से थोड़ा साइड आया, फिर दोबारा लाइन में शामिल होना चाहते थे। उसी समय थिएटर का ओनर आया, उन्होंने सोचा ये बाहर से घुस रहे, अच्छा, क्यू में, तो इसलिए उनको पकड़ के, वो पहलवान था, नेल्लूर कांताराव उनका नाम, पहलवान था वो। उस समय दारा सिंह नाम आपने सुना होगा, बॉक्सर, किंग कांग दारा सिंह, बाद में दारा सिंह जी MP भी बन गए ना, पंजाब वाला। तो उन लोगों को बुलाते थे वो कंपटीशन के लिए, जनरल, नाम पॉपुलर था। ये कांताराव थिएटर का ओनर था। एक घटना हुआ, फिर अगले दिन हम गए, अब कुछ नहीं कर पाया। अगला दिन शहर में घूम के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया, सब मिलकर गए वहाँ। अगला दिन भी हम कुछ नहीं कर पाया, वो लोग अंदर से सोडा बॉटल्स फेंक रहे थे, हम लोग बाहर थे, हम पत्थर डाल रहे थे बाहर से उस समय, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिर बाद में हम सब स्टूडेंट्स मिल के हमने एक एक्शन कमेटी बनाया, पूरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बंद का नारा दिया और लोगों को बुलाया, सब स्टूडेंट्स को। डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जगह से हज़ारों बच्चे नेल्लूर आया, थिएटर के वो मार्च किया। फिर वहाँ पुलिस पहुँच गया, लाठीचार्ज हुआ, फिर भी हम पीछे हटा नहीं, हंगामा बहुत हो रहे थे उस समय। पुलिस ने लाठीचार्ज, और लाठीचार्ज के बाद ये होता है ना, वाटर कैनन्स वगैरह यूज़ करना। शुरू में वो मालूम भी नहीं था क्या है, कहाँ से आ रहे हैं पानी वगैरह, तो डिस्पर्स होना पड़ा, मगर हम स्ट्राइक कंटिन्यू किया। अच्छा, ऐसा 22 दिन कंटिन्यू किया। छुट्टी दे दिया स्कूलों को, कॉलेजों को, सब मैनेजमेंट्स ने, ये स्ट्राइक चल रही इसलिए सरकार ने दबाव डाला, पर फिर भी हम पीछे नहीं हटा। स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके बड़ा जुलूस निकालना वगैरह दबाव डाला सरकार के ऊपर। अंत में मामला असेंबली तक पहुंच गया, वहाँ इस विषय को उठाया कुछ विपक्ष का सदस्यों ने। अंत में सरकार ने आश्वासन दिया उनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार किया। और उस समय मैं थोड़ा संघ का बैकग्राउंड भी था, और ABVP स्टूडेंट पावर क्या है वगैरह, उसी कारण से हम 22 दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया। दबाव आने के बाद भी हम पीछे हटा नहीं, और अंत में गिरफ्तारी किया। फिर बाद में कोर्ट केस चला, उनको सज़ा भी मिला। तो उसी इंसिडेंट से पूरा डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम थोड़ा पॉपुलर हो गया। वेंकैया नायडू है, स्टूडेंट लीडर है, पहलवान को विरोध किया है, उनको जेल भेजा है वगैरह। दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट। सर लेकिन वो समझना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी ख़ास तौर पर उत्तर भारत की पार्टी मानी जाती थी, शहरी लोगों की पार्टी मानी जाती थी,
उस दौर में जब हिंदी विरोध भी दक्षिण भारत में काफ़ी हो रहा था, आपका झुकाव संघ के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति या उसके अनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद के तरफ कैसे हुआ? नंबर वन, जैसा मैंने कहा, कबड्डी has taken me to RSS ब्रांच। नंबर टू, वहाँ जिस तरह का डिसिप्लिन के बारे में, पेट्रियाटिज्म के बारे में और अलग अलग विषयों को लेकर लोगों का भाषण, तो उस समय में नौजवान था मैं, उसी समय ये इम्पैक्ट मेरा माइंड में ज़्यादा प्रवेश हो गया और हमने पेट्रियाटिक, सोशली एक्टिव और डिसिप्लिन, समय पालना और अनुशासन, ये सब वहाँ से हमने सीख लिया। और धीरे धीरे मैं जनसंघ में सदस्य नहीं था, कभी भी सदस्य नहीं था रहा, मगर उस जमाने में ABVP माने कुछ लोग मजाक में अटल बिहारी वाजपेयी ABVP ऐसा कहते थे। ये अकेला भारत विद्यार्थी परिषद था। तो उन मीटिंग में जाते थे। एक दिन बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी शहर में आ रहे हैं, हमारा शहर में। मैं इसी गया मीटिंग में, मुझे याद था अटल जी हिंदी में बोल रहे थे, मगर उनका हिंदी इतना सुंदर था, अच्छा पूरा समझ में नहीं आया, फिर भी अच्छा लगा जी वाजपेयी जी का जी। उस फर्स्ट स्पीच वाजपेयी जी का सुनने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हो गया और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और वाजपेयी जी का नेक्स्ट विजिट में मुझे इंचार्ज बनाया प्रोपेगेंडा के लिए। सो मैं एक घोड़ा गाड़ी टांगा टाइप, उसमें बैठ के मैं अनाउंस करते थे, आज शाम को 6:30 बजे कोऑपरेटिव मैदान में आम सभा हो रहे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी पधारे। हम उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को तरुण हृदय सम्राट ऐसा टाइटल था, लोग बताते थे। अनाउंस किया मैंने जी। फिर बाद में अटल जी आना हो गया, अच्छा मीटिंग हुआ। और राज्य में अटल जी का ठहरने का व्यवस्था भी वहाँ किया। मुझे अटल जी का ठहरने का व्यवस्था उनको मदद करने के लिए एक सहायक के रूप में मुझे नियुक्त किया। अच्छा, मुझे जनसंघ क्या है मालूम नहीं था, पॉलिटिक्स क्या है ज़्यादा मालूम भी नहीं था, मगर वो स्टूडेंट मूवमेंट के कारण से थोड़ा इनिशियल नॉलेज था, फिर वहाँ परिचय हो गया अटल जी से। अच्छा, हाँ ऐसा। फिर धीरे धीरे भारतीय जनसंघ क्या है, अटल जी, जनरल पब्लिक इश्यूज, पेट्रियाटिज्म, एक यूनिटी, इन विषयों के बारे में ज़्यादा रुचि शुरू हो गया। सर, नेल्लौर के सफ़र के बाद आप विशाखापट्टनम पहुँचे। विशाखापट्टनम आपके दिल के भी काफ़ी करीब है। वहाँ के जीवन के बारे में हमें बताइए, किस तरीके से विशाखापट्टनम जाना हुआ और विशाखापट्टनम में जो आप एक तरह से प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर भी छात्र नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर रहे थे जी, उस समय हमारा गांव का बुजुर्ग लोगों ने बताया और मेरा फैमिली में जो एडल लोग हैं सब ने बताया, आपका अम्मा का इच्छा था आप वकील बने। अच्छा, माय मदर एंड आई वाज ओनली 12 months old, she used to carry me and then say, my boy is going to be very bright, he will become one day very popular वकील। This is what हमारा ग्रैंडफादर ने मुझे बताया। मुझे मैं तो उस समय 13 महीने में आपको क्या समझ में आते। तो फिर बाद में मैंने सोचा ठीक है लॉ पढ़ना है। सो लॉ कोर्स करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए, तो वहाँ MA और लॉ दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं ऐसा हमको लोगों ने बताया। हम जाने के इच्छुक था उस समय। अच्छा। RSS से परिचय भी हो गया और वहाँ भी सलाह मशवरा, तो उन लोगों ने कहा अच्छा है जा सकते हैं। तो हमारे गांव में स्थिति थोड़ा ये हो गया, मेरा पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अच्छा। और वो बेड रिडन हो गया जी। तो सब परिवार ने मेरे ऊपर दबाव डाला, मैंने आपका पिताजी को देखभाल करना, आप उतना दूर गए तो क्या हो, उनको कौन देखेंगे वगैरह। तो मैं दबाव में आके शादी किया। अच्छा। शादी यही शर्त पे किया है, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, मेरा फादर का देखभाल आप लोग करना है जी। मेरा रिलेटिव्स था रिश्तेदार, मेरा ससुर वगैरह, मेरा ऑलरेडी मेरा मदर साइड रिलेटिव्स थे। मैंने हाँ भर दिया, शादी किया है। बाद में वो लोग मेरा पिताजी को
वो और उसके बाद 2-3 साल वो जिंदा रहा, अच्छा देखभाल भी किया। मगर फैमिली का ओर से एक ही रिक्वेस्ट था, मेरा पत्नी ने भी कहा उतना दूर क्यों जा रहे, पढ़ना है तो जाइए पढ़िए, आपका माँ का इच्छा था इसलिए पढ़ना है, जरूर पढ़िए, मगर दूर मत जाइए। विशाखापट्टनम नेल्लूर के बगल में यूनिवर्सिटी श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति, मगर तिरुपति में लॉ कोर्स नहीं था। अच्छा, लॉ कोर्स है तो हैदराबाद उस्मान यूनिवर्सिटी, नहीं तो विशाखापट्टनम। उस समय कंबाइंड आंध्र प्रदेश था, हमारा एक ही स्टेट था। तो फिर हमने विशाखापट्टनम में शामिल होने के लिए डिसाइड किया। विशाखापट्टनम जाके वहाँ लॉ कोर्स में एडमिट हो गया। लॉ कोर्स करने के बाद सर उसके आगे क्या हम समझना चाहेंगे आपसे कि देश में आपातकाल का दौर आया, आप जेल भी गए, उस जेल यात्रा के बारे में, और फिर विधायक बनने के जनता पार्टी से आप पहली बार विधायक बने ना, तो वहाँ तक के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्टूडेंट मूवमेंट वो फाइलवान का जी विषय मैंने बताया ना मामला, तब से लेकर थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रुचि, फिर बाद में कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना पहले, फिर बाद में प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद विशाखापट्टनम गए। विशाखापट्टनम में लॉ उस समय भी सेकेंड ईयर में एक जय आंध्रा मूवमेंट आया। जय आंध्रा माने 1969 में तेलंगाना अलग होना एक एजुटेशन था हैदराबाद में, तेलंगाना में, और 1972 में उसका प्रति जय आंध्रा, आंध्रा सेपरेट होना, ऐसा आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ। उस समय मैं स्टूडेंट था, तो जय आंध्रा मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने एक एक्शन कमेटी बनाया, उसका मुझे चेयरमैन के रूप में चुना, और पूरा आंध्र प्रदेश घूमने का मौका मिला उस समय। और वहाँ एक फ्रीडम फाइटर थे नेट विश्वनाथम, एक फार्मर एमपी भी था, वो प्रकाशम पंतुलु मिनिस्ट्री में रेवेन्यू मिनिस्टर भी था, अच्छा आदमी था। वो उनसे परिचय हुआ और उन्होंने कुछ मार्गदर्शन भी किया हमको, पब्लिक मीटिंग्स में ले जाते थे हमको और बताते थे भाई जैसा विश्वामित्र महर्षि ने याग संरक्षण के लिए राम लक्ष्मण को लाया, ऐसा मैंने इन दोनों को, मुझे और अभी वर्तमान में मिजोरम गवर्नर है हरि बाबू, हम दोनों को वहाँ लाया, ये लोग पहले बोलेंगे ऐसा कहा। तो पहला पब्लिक मीटिंग एड्रेस करना लार्जर, ये सब अनुभव वहाँ से शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर उसी समय यहाँ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन करप्शन के खिलाफ, और बिहार में भी स्टूडेंट मूवमेंट चल रहे थे जयप्रकाश नारायण जी के प्रेरणा से, और हम जयप्रकाश जी को कांटेक्ट किया और जयप्रकाश जी को इनवाइट किया यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। जेपी आए थे, बढ़िया मीटिंग हुआ। वो तो होने के बाद फिर 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाया, उस समय मुझे भी अरेस्ट किया, जेल में डाला, 17.5 महीने 17.5 मंथ्स मैं जेल में रहा। रीज़न दिया मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, हम उस समय उसको मजाक में कहते थे मीसा, MISA, मीसा माने मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा सिक्योरिटी एक्ट, ऐसा हम लोग उसको ऐसा बोलते थे मजाक में। फिर वह अरेस्ट किया, 17.5 मंथ्स विशाखापट्टनम जेल में रहा। विशाखापट्टनम जेल में रहते समय नक्सलाइट लीडर से, जनसंघ लीडर से, सोशलिस्ट लीडर से, कांग्रेस लीडर से, अलग अलग लीडर्स जो जेल में बंद था, उन सब से थोड़ा परिचय वगैरह और उनका सुनना, बहुत विषय सीखने का मौका मुझे मिला है। और ये इमरजेंसी जब हटाया 1977 जनवरी 19 को हटाया, तो उस समय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोकदल, ये सब, बोल्ड कांग्रेस, ये सब पार्टियां एक होके जनता पार्टी बनाया, जेल में ही आपस में चर्चा करके, मोरारजी भाई, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, पिलो मोदी, दंडावते, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोग मिलकर जनता पार्टी बनाया। थोड़ा डेप्थ मालूम नहीं था हमको पॉलिटिक्स में, अच्छा है वाजपेयी जी है, बाकी सब, जॉर्ज फिर स्पीकर था जॉर्ज फर्नांडिस भी उस समय। तो जनता पार्टी, चुनाव घोषणा हो गया, जेल से बाहर आया, तब तक चुनाव के बारे में उतना डिटेल मालूम नहीं था। और बाद में मुझे बताया, एक दिन के बाद रेडियो में भी न्यूज़ आया, मुझे ओंगोल से पार्लियामेंट का उम्मीदवार के रूप में चुनाया। मैंने सोचा मुझे कैसा पार्लियामेंट टिकट मिला, तो लोगों ने बताया जयप्रकाश नारायण जी ने ये जनता पार्टी वालों को कहा हर एक स्टेट में एक यूथ लीडर को टिकट देना, स्टूडेंट लीडर को। तो आंध्र प्रदेश में मेरा नाम सबने सिफारिश किया, तो मुझे टिकट मिला।
लोकसभा चुनाव लड़ा मैंने, काफ़ी अच्छा लड़ा, मगर थोड़ी मार्जिन में हम हार गए। 77 में ज़्यादा साउथ में जनता पार्टी जीता नहीं, नॉर्थ में पूरा स्वीप था यहाँ, पर साउथ में कम सीट मिला तो हार गए। 1978 में विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट दिया जनता पार्टी को। नेहरू डिस्ट्रिक्ट में 11 असेंबली सीट्स था, उसमें 10 कांग्रेस को गया दोबारा। मैं अकेला जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उदयगिरी क्षेत्र से जीत गए। और दूसरा 1983 में सेकंड टाइम, तब तक जनता पार्टी में डिवीज़न हुआ, भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हो गया। तो वाजपेयी जी के कारण से, अद्वानी जी के कारण से, अन्य विषयों के कारण से, आरएसएस का साथ संबंध होने के कारण से भी भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हो गया। 1980 अप्रैल 6 भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ मुंबई में। उसी मैदान में मीटिंग में हम लोग भी गए और बीजेपी में शामिल हो गए। तो 1983 में सेकंड टाइम चुनाव का समय, इस बीच में एनटी रामाराव जी पॉलिटिक्स में आया। सिनेमा एक्टर था, ग्रेट हीरो एनटी रामाराव, तो एनटीआर कहते थे लोग उनको। वो पार्टी शुरू किया, चुनाव हुआ। चुनाव में उनका प्रबंधन के रूप में सुनामी कहते थे लोग, मैसिव रेस्पॉन्स। और मेरे क्षेत्र में भी उनका उम्मीदवार खड़ा है, वो एनटी रामाराव भी आया कैंपेन के लिए, मगर चुनाव का परिणाम नतीजा ये हुआ 10 सीट्स तेलुगुदेशम पूरा डिस्ट्रिक्ट में, मैं अकेला सीट बीजेपी का मैं जीत गया। तो पूरा प्रदेश में थोड़ा नाम रहे। वो कांग्रेस हवा में भी जीत गए, बीजेपी ये एनटीआर का हवा में भी वेंकैया नायडू जीत गए। असेंबली में मैं बहुत एक्टिव था, अग्रेसिव था, एक फाइटर के रूप में इमेज बन गया उस समय। और जेपी मूवमेंट, आरएसएस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क के सब सीखने के कारण से असेंबली में भी एक्टिव रहते थे और फ्रंट बेंच में विपक्ष के रूप में बैठ के आंदोलन करते। मैं और एक जयपाल रेड्डी जी यहाँ पार्लियामेंट में भी था ना जनता पार्टी का, वो भी मेरा साथी था। हम दोनों एक ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे, अग्रेसिवली कांग्रेस को हम लोग विरोध कर रहे थे। वो 1983 में सेकंड टाइम एमएलए बन गया। फिर इस बीच में स्टेट में पॉलिटिक्स में स्टेट पार्टी का यूथ विंग प्रेसिडेंट, फिर नेशनल लेवल में यूथ विंग वाइस प्रेसिडेंट, फिर स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, फिर ऐसी। सर बिल्कुल वो और आपके केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक का सफ़र एक लंबा सफ़र रहा, उस बीच में बड़ा लंबा संघर्ष रहा। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि गांव को सड़क से जोड़ा जाए, गांव तक सड़क पहुंचे, और उसकी जिम्मेदारी मिली आपको। वो एक क्रांतिकारी बदलाव था देश भर में, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड है जी। जब मैं पार्टी में था, सब मेरा कोलिग्स जी सरकार में शामिल हो गया, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सब। तो उस समय पार्टी में चर्चा हो रहे थे, हम सब लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तो पार्टी का कार्यालय कौन देखेंगे? तो मैं वॉलंटियर किया, मैं पार्टी का काम देखूंगा, पार्टी का महामंत्री बन गया। फिर बाद में रंगराज कुमार मंगल एक मंत्री था, उनका मृत्यु हो गया। तो उस समय अटल जी ने कहा साउथ से बीजेपी का कोई सीनियर सरकार में होना चाहिए, वेंकैया आपको सरकार में आना चाहिए। तो मुझे बताया, सर मैंने कहा सर मुझे क्यों डीप प्रमोट कर रहे हैं? वाजपेयी ने कहा डीप प्रमोशन क्या होता है? मैंने कहा सर अभी तक मैं महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी को हिंदी में महामंत्री कहते, मैं पार्टी का महामंत्री था, कल से मैं एक मंत्री बनूंगा ऐसा कहा उन्होंने। जैसा वो विटी बोलते थे ऐसी उन्होंने हंसना शुरू किया और कहा भाई अब सरकार में शामिल हो जाओ और आप ये एनर्जी मंत्री पोर्टफोलियो। मैंने कहा यार अटल जी मुझे एनर्जी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर बाद में उन्होंने कहा सरफेस ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा मुझे माफ़ करिए। फिर अंत में उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे व्यवसाय कृषि। तो उन्होंने सेक्रेटरी को और देगा, सेक्रेटरी से पूछा कौन है अभी मंत्री? तो उन्होंने कहा कृषि मंत्रालय नीतीश जी के पास है, नीतीश कुमार अलायंस के पास है, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं हो। फिर और बताओ क्या है? मैंने कहा सर ग्रामीण विकास मंत्रालय। मैंने और देखा ग्रामीण विकास मालूम है क्या है वो? कहा सर मैं गांव से हूँ इसलिए मुझे ग्रामीण। तो ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में
मैं काम किया। उस समय वाजपेयी जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का शुरुआत किया। वो बहुत पॉपुलर हो गया। एक दिन कैबिनेट मीटिंग के पहले मैं अटल जी के पास जाके अटल जी को रिक्वेस्ट किया, सर ये तो नेशनल हाईवेज बन रहे, अच्छा है, नाम भी आपका सब इलाके में पहुंच गया, मगर ग्राम सड़क का भी निर्माण करें तो और भी अच्छा होगा। उन्होंने कहा ग्राम सड़क, हाँ सर, गांव गांव तक रोड लगाए तो फिर आपका नाम इतिहास में हमेशा रहेगा, गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, कल कैबिनेट में चर्चा करेंगे। कैबिनेट में चर्चा किया तो वित्त मंत्री ने कहा, यशवंत सिन्हा जी समय वित्त मंत्री था, उन्होंने कहा ये प्रपोजल अच्छा है मगर ये संभव नहीं है। मैंने कहा क्यों ना संभव नहीं है? उन्होंने कहा नेशनल हाईवे के लिए टोल होगा, टोल लोग टैक्स पे करेंगे और आप उसको अमाउंट को रीपे कर सकते, मगर ग्रामीण सड़क की योजना के लिए कोई पैसा नहीं देगा, टैक्स लगाए तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो अटल जी ने कहा भाई ये है। तो मैंने कहा सर किसी हालत में ये होना चाहिए। तो अटल जी ने मेरे से पूछा ये मंत्रिमंडल में बाकी लोगों को समझाओ, अपना तरीके से समझाओ। तो मैंने कहा समय सर गांव का सड़क बहुत ज़रूरी है, गांव में सड़क नहीं है तो वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं पहुंच पाएगा गांव में। ऐसे ही मेरा स्टेज में मैंने कह दिया तो सब लोग हंसना शुरू किया। अटल जी ने कहा भाई कर दीजिए ऐसा। वित्त मंत्री प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऐसे ही बन गया। फिर देश भर में वो योजना अमल करने की जिम्मेदारी मुझे दिया है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा जीवन में हमेशा याद रखता हूँ ग्राम सड़क योजना। जो गांव में नेल्लूर में सड़क में घूमते हुए झटका में बैठ के अनाउंस कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी का आम सभा में आने में, ऐसी वेंकैया एक दिन उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी आडवाणी जी के बीच में बैठ के अखिल भारत स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, कभी भी मैंने स्वप्न में भी सोचा नहीं उसके बारे में। मगर ये सौभाग्य है, ग्रास रूट लेवल वर्कर को सपोर्ट करते समय स्टेट प्रेसिडेंट फिर नेशनल प्रेसिडेंट बनाया मुझे। अटल जी और आडवाणी जी ने सेलेक्ट किया मुझे। मैं अटल जी नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, वो बहुत अनुभव मिला उससे। पूरा देश घूमना, लोगों से मिलना, चीफ मिनिस्टर से मिलना, मंत्रियों से मिलना, सरकार के साथ संवाद और समन्वय का काम वगैरह उससे सीख लिया हमने। और उसके बाद फिर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अलग अलग पोर्टफोलियोज भी जिम्मेदारी मुझे मिला है। अर्बन डेवलपमेंट कई अहम जिम्मेदारियां, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, अमृत प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स, बहुत अहम जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर सभी अमल करने का जिम्मेदारी मुझे दिया नरेंद्र भाई का सरकार में। अटल जी का सरकार में ग्रामीण विकास, नरेंद्र भाई का सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैंडल करते समय पार्लियामेंट को कैसा चलाना, समन्वय कैसा होना सरकार और पार्टी के बीच में, विपक्ष के साथ संवाद वगैरह, बहुत कुछ सीखने का उस समय मौका मिला है। फिर बाद में मुझे पार्टी ने सब ने मिलकर उपराष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया। मुझे सचमुच में उतना इच्छा नहीं था, मैं पब्लिक लाइफ में रहना चाहते थे, पार्टी का अध्यक्ष काम मुझे बहुत पसंद होते थे, नहीं तो मंत्री में रूप में काम करना, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, मीटिंग, ग्रीटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, स्पेंडिंग टाइम विद द पीपल, दैट वाज माय फेवरेट पास टाइम। इसलिए आई वाज नॉट दैट मच एंथुसियास्टिक, बट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे समझाया और कहा राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा चेयरमैन कैपेबल, थोड़ा अनुभव आदमी होना चाहिए और दक्षिण से भी, इसलिए आपको हमने सेलेक्ट किया, आप ये दायित्व संभालिए। तो फिर उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। फिर बाद में बाकी हिस्ट्री, इतिहास आप सबको मालूम है, राज्यसभा चलाना थोड़ा टफ काम था, बिल्कुल सर। फिर भी सबसे बातचीत करके मिलना जुलना, कभी कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो एक्शन लेना, नहीं तो उनको समझाना, कमरे में बुला के आपस में बातचीत करना, इंटरनली ऑफ द रिकॉर्ड, इन सभी विषयों के कारण से थोड़ा स्मूथ चलने का स्थिति आया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। राज्यसभा का टेन्यूर में काफ़ी बिल्स पास हो गया। उसमें एक महत्वपूर्ण मेरा जीवन में वो बिल था, वो आर्टिकल 370, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रद्द करने का बिल भी राज्यसभा में, पहले राज्यसभा में वो पारित करना सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, उनके पास मेजॉरिटी नहीं था, तो मुझे बताया आप हाउस को एडजर्न मत करिए,
चलने दीजिए। जी। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये हम सब के लिए प्रिय सब्जेक्ट है अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसलिए आप हाउस चलाना, अर्जेंट नहीं करना। मैं पहले थोड़े डिस्टर्बेंस हो गए तो नाराज होकर अर्जेंट करते थे, थोड़ा इनको समझ में आएगा, अर्जेंट नहीं हो तो फिर वो बिजनेस भी चलेगा नहीं, वो कुछ नहीं बोल सकते। मगर उस दिन अर्जेंट मत करिए, मैंने कहा अर्जेंट नहीं किया, हाउस को चलाया। 2 लोग PDP का, वो कश्मीर वाले, वो 2 लोग वेल में आया, थोड़ा हंगामा किया तो उनको बाहर भेज दिया मैंने। पूरा रात, पहले दिन रात बैठ के हम सब लोग योजना वगैरह बनाया और राज्यसभा में ये पारित हो गया। फिर बाद में GST भी पास हो गया, फिर किसान बिल्स वगैरह भी पास हो गया। ये सब इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास करते समय अध्यक्षता करने का मौका मुझे मिला है। ये सबसे कारण से बहुत कुछ सीखने के अनुभव मिला है। शुक्रिया सर। एक इंटरव्यू में पूरे जीवन को, आपके राजनीतिक और सामाजिक जीवन को समेट पाना संभव भी नहीं है। हम अपने बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो देश के करोड़ों जो लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं, उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आपने उनके विचार सुने। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।